नंबर दूसरा, तो ये दो बड़े बात हुए। दूसरा एक प्रश्न जो था वो ये था कि सर धर्म पूछकर गोली मारी गई। अच्छा, अब इसी को लेकर के एक देश के अंदर और बात चल रही है और वो ये है, कुछ लोगों में से कईयों ने ये कह दिया कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता। ये एक लाइन आजकल बड़ा मतलब किसी ना किसी मीडिया में कोई ना कोई जो सो कॉल्ड लिबरल है वो कहते हुए मिल जाता है कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता। देखिए कि यहां पर मुसलमान मेजॉरिटी है और हिंदू पूछ करके कि हिंदू हो तो गोली मार दी। अच्छा साहब, हिंदू हो तो गोली मार दी, इसका इलाज क्या है? इसका इलाज यह है कि मुसलमान वहां है इसलिए इसका बायकॉट कर दो, एक ऑप्शन। और दूसरा यह ऑप्शन कि कश्मीर वहां है इसलिए इसका बायकॉट कर दो। दोनों में विचार दो आप। अचानक वहां मुसलमान नहीं पहुंचा है, वहां पर तो कश्मीर में जब से आपने 370 हटाया है, इवन देश की आजादी के बाद से जब से आप देख रहे हो वहां मेजॉरिटी मुस्लिम है ही। अगर अगर वो है वहां पर, तो आपको जो यहां पर सॉल्यूशन नजर आता है वो क्या है कि नहीं उन्होंने ऐसा किया था इसलिए उनके साथ पूरे देश में ऐसा ही बर्ताव करो। ये सोचने वाली बात है कि आप कश्मीरियों को टारगेट कर रहे हैं या फिर खुद का नुकसान कर रहे हैं। खुद का नुकसान किस विषय पर मैं बोल रहा हूं कि आप अपने शहर में ऐसा कैसे कर सकते हैं? मतलब अगर आज आपके हाथ में कोई चोट लगी है, आप उसका ट्रीटमेंट करवाएंगे कि उसे काट कर फेंक देंगे, या आप ये कहेंगे कि नहीं साहब मेरा ये हाथ बड़ा काम आता था, मैं इससे पेन पकड़ लिया करता था, लेकिन अचानक इसमें देख रहा हूं कि हाथ दुख रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस हाथ के दुखने को मैं इसे काट करके ही छोड़ देता हूं, इसका इलाज नहीं करवाऊंगा, मैं इसको यूं ही छोड़ देता हूं, दुखने दे बेटा, तू सर तुझे ही समझ में आएगा कि मैं क्या हूं। देख मैं तेरी कितनी केयर करता था, आज तूने मेरे साथ में दगा किया, तू दुख कैसे सकता है, तूने मेरे जीवन में कष्ट कर दिया, ले तुझे दुखने के लिए छोड़ता हूं। मेरा थॉट प्रोसेस ये कहता है कि आपके पास इस समय कश्मीर में और मजबूती से जाने का अवसर है। ये तो एक तर्क हुआ जो मैंने आपको पहले भी दिया, लेकिन इसमें से भी फिर एक प्रश्न और निकल कर आया और वो ये है कि सर कश्मीरी हमारे बारे में क्या सोचते हैं? आप में से कई लोगों ने जब मैं जा रहा था तब यह प्रश्न किया था। तो यार ना, मैं कश्मीर का इतिहास अगर आपसे डिस्कस करूं तो जब कश्मीर भारत के साथ इंटीग्रेट हुआ उससे पहले भी अपनी इनकी एक हिस्ट्री है। हरि सिंह के समय से एक इनकी हिस्ट्री है। महाराजा हरि सिंह जब यहां हुआ करते थे, पाकिस्तानियों का यहां घुसना, भारत के साथ इनका विलय होना, विलय के लिए संधि पत्र पर हस्ताक्षर होना, हरि सिंह के द्वारा यह फैसला उस तरह लिया जाना कि अगर भारत के साथ ट्रीटी ऑफ एनेक्सेशन पर साइन नहीं किया तो ये अंदर घुसकर हमारे देश में चले आएंगे, तो बचने के लिए आवश्यक है कि भारत की सेना का साथ लिया जाए। तो कश्मीर का इतिहास ऐसा है कि आप उस इतिहास को जब जब पढ़ेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि कश्मीरियों के लिए लोगों ने लड़ाइयां लड़ी हैं, तो उन्हें अपने अंदर यह फीलिंग है कि हम थोड़े अलग हैं। किस बात से? पाकिस्तान भी हमारे ऊपर कब्जा करना चाहता था और भारत भी हमारे साथ मिलना चाहता था, हमें अपने साथ लेना चाहता था। तो क्या होता है ना कि जब भी आपको यह लगता है कि मेरा सिलेक्शन इस व्यक्ति की वजह से नहीं हुआ किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, या मेरे साथ कुछ भला हो सकता था इसके कारण नहीं हुआ, तो उसके प्रति आपके मन का जो भाव होगा, बस उसी भाव को तो ये लोग हवा देते हैं। इन लोगों का ब्रेन वॉश कैसे किया जाता है? क्रॉस बॉर्डर जो ब्रेन वॉश होता है कश्मीर के लोगों का, वो किस बात पर होता है? देखिए, जहां तक बात है कश्मीर में टेक्नोलॉजी की, इंटरनेट की, आपने बहुत से लोगों ने देखा है लंबे समय तक वहां इंटरनेट का अभाव रहा, तो जो सूचनाएं हैं वो वहां पर अधूरी या गलत तरीके से ही पहुंचाई जाती रही और उनका ब्रेन वॉश किया जाता रहा पाकिस्तान के द्वारा, उन्हें यह याद दिलाकर कि सोचो तुम तो एक मुस्लिम राज्य थे, तुम्हारे ऊपर एक हिंदू शासक राज्य करता था जिसका नाम हरि सिंह था, तो ऐसे में भले ही उसका इतिहास कुछ भी रहा हो, लेकिन उसने तुम्हारा सौदा भारत के साथ कैसे कर दिया? तुम तो हमारी तरह ही मुसलमान थे, और मुसलमान थे तो अकॉर्डिंग टू टू नेशन थ्योरी, जिसको जिन्ना ने प्रमोट किया था, जिसकी आजकल चर्चा हो रही है कि मुसलमानों के लिए एक अलग देश होना चाहिए, तो हमने तो अलग देश पाकिस्तान मांग ही लिया था। तो इस्लाम वाले हो, इस्लाम के लिए ही तुम हमारे साथ आकर मिलो। तो पाकिस्तान का इनको बरगलाने का जो रीजन रहा वो हमेशा, जैसे अभी आपने थोड़े दिन पहले यहां के सेना अध्यक्ष थे आसिम मुनीर, उनका बयान सुना होगा, तो वो कह क्या रहे थे? आसिम मुनीर यही तो डायलॉग मार रहे थे कि हम लोग धर्म के आधार पर हिंदुओं से बिल्कुल अलग हैं, हमारे रीति रिवाज अलग हैं। तो ये जो बातें बोल रहे थे, इनका असल उद्देश्य क्या था? कश्मीरियों को यह जानकारी देना कि तुम धर्म के आधार पर भारत के साथ कैसे हो सकते हो।
तुम्हारे यहां मेजॉरिटी है तो तुम अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी की लड़ाई लड़ो या फिर हमारे साथ मर्ज होने की लड़ाई लड़ो। इनको पहले तो यही समझाया गया ना, ये जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जैसी जो यहां की सेपरेटिस्ट टीम थी वो क्या समझाती थी इनको कि तुम अपना अलग होने का विचार करो या फिर तुम पाकिस्तान से मिल जाओ क्योंकि इस्लाम समझता है वो, इस्लाम के साथ है वो। तो ये जो तैयारियां करता था ना पाकिस्तान, उसे बड़ी निराशा लगी जब भारत ने 370 हटाकर इतना इन्वेस्टमेंट वहां किया कि हम लोग करोड़ों की संख्या में वहां पर विजिट करने पहुंच गए, बड़ी संख्या में लोगों के काम चलने लगे। उन लोगों को भी यह समझ में आने लगा, जैसे अगर आप आज दुबई घूमने जाएं या सऊदी जाएं या कहीं भी गल्फ कंट्रीज में जाएं तो आप वहां रियलाइज करेंगे कि वहां धर्म प्राइमरी मुद्दा ऑफ कंफ्लिक्ट नहीं है। लोग मतलब इतना ज्यादा प्रोग्रेस में इन्वॉल्व हो चुके हैं। जैसे हमारे देश में धार्मिक कट्टरता आपको बहुत सी जगह देखने को मिल जाएगी, पहनावे के आधार पर, रीति रिवाज के आधार पर, इस्लाम की रीतियों को लेकर के कि हाँ ऐसा इस्लामिक व्यक्ति होगा तो ये रीति फॉलो करता होगा, इस तरह से कपड़े पहनता होगा। अपने देश में काफी सारा विवाद इस बात को लेकर के कि नहीं सब बुर्का पहनना चाहिए या नहीं, इसको लेकर के भी आप मीडिया में या फिर कोर्ट में बहस सुनते हैं। अगर आप दुबई जाएंगे तो आप पाएंगे कि यार ये तो बहुत ज्यादा मॉडर्न हो गए, यहां पर इतना खुलापन है कि कोई व्यक्ति कुछ भी पहन के कहीं भी कैसे भी घूम रहा है, जो भी आप प्रतिबंधित मानते हैं वो वहां बहुत अच्छे से उपलब्ध है। दुबई में इतने ज्यादा लोगों को इनवाइट किया जा रहा है कि आप तो आओ और ये समझो कि ये कल्चर तो समावेशी है। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि इन्वेस्टमेंट के बाद यानी कि निवेश के बाद हो सकता है कि उन लोगों के अंदर का जो पिछड़ापन है या फिर जो कट्टरता उन लोगों के अंदर है, जैसे आप उधर की तरफ जाकर गल्फ में देखते हैं कि दुबई हो या फिर जितने भी अब कतर वगैरह धीरे धीरे अपने आप को अपग्रेड करते चले जा रहे हैं, वैसे ही यहां पर भी अपग्रेडेशन होगा अगर पैसा आया तो कुल मिलाकर के बात यह है कि कश्मीरियों से नफरत करके क्या हम कश्मीर में उतना अच्छे से अपने आप को इंटीग्रेट कर पाएंगे, यह एक बड़ा सवाल है। अगर कोई व्यक्ति जिसका इतना ज्यादा ब्रेन वॉश ऑलरेडी हो रखा है, उस व्यक्ति को जब आप अपने साथ बात के लिए बुलाते हैं कि आ भाई बात कर, तो उसका तो पूरी तरह से ब्रेन वॉश ये हो रखा है ना कि तुम तो हमारे हो ही नहीं। उसको समझा ये रखा है कि तुम्हारे ऊपर तो सेना की वजह से कंट्रोल किया हुआ है। मैंने जो आप लोगों को एक वीडियो शेयर किया था, अगर आप लोगों ने देखा हो तो मैंने एक वीडियो शेयर किया था कल परसों, जिसमें मैंने ये कहा था कि देखो भाई इस तरह से यहां पर लोग बात ही नहीं करते हैं मीडिया से। वो कर क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि वो ब्रेन वॉश्ड है पूरी तरह से। उसको तो समझा ही दिया गया है ना कि तुमको तो डरा करके रखा हुआ है, अदरवाइज तो तुम आजाद पंछी थे। और उन आजाद पंछियों को जैसे ही टूरिज्म का झटका लगा वो तुरंत सरेंडर हो गए। यार ये हो क्या गया हमारे साथ, ये तो हमारे साथ होना ही नहीं था, है ना। तो ऐसे में ये आपके लिए सोचने का प्रश्न है, आप सोच करके इसका जवाब दीजिएगा कि इस पर क्या सोचकर आप जवाब देंगे। और रही बात धर्म के आधार पर होने वाली कट्टरता की, इसके लिए तो हमारी सरकारों को बड़ा सख्ती से पेश आना चाहिए। सख्ती से पेश इस बात पर होना चाहिए कि अगर धर्म के नाम पर कोई भी घटना हो रही है, इस तरह की घटना चाहे फिर वो मुर्शिदाबाद में हो रही हो या कश्मीर में हो रही हो, इनका एक ही बार में परमानेंट इलाज कर दिया जाए। और वो परमानेंट इलाज सरकार काफी सक्षम सरकार है, बहुत काबिलियत से इन सबका फैसला ले सकती है। मैं तो ये सोचता हूं कि मुर्शिदाबाद वाले केस में भी एक स्टैंडर्ड मतलब वो सेट करना चाहिए था कि हमारे 500 हिंदू भाई बहनों का पलायन हुआ है, तो ऐसे में अगर पलायन हुआ है तो उस पर आपने क्या एक्शन लिया, वो एक स्टेटस बनना चाहिए था कि नहीं साहब हमने ऐसा हुआ तो ऐसा किया, ये पनिशमेंट दिए, उसकी चर्चाएं होनी चाहिए थी। आज जिस तरह से पहलगाम की चर्चा पूरे देश में है, मुर्शिदाबाद की चर्चा होनी चाहिए थी कि हमने ये कार्रवाई की। ये कार्रवाई का चूकना जो है ना, ये गलत है। देश के अंदर लोग सेंसिटाइज हो रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, ये तो सबको होना चाहिए। और कश्मीरियों को अगर पाकिस्तान के खिलाफ करना है या पाकिस्तान के खिलाफ यह समझाना है कि देखो पाकिस्तान ने तुम्हारा कैसे नुकसान किया, तो तात्क्षणिक रूप से उन्हें यह समझ में आ चुका है। जैसे ही टूरिज्म बंद हुआ तो बंद होते ही उन्हें यह समझ में आया कि यार ये तो हमारा बड़ा लॉस हो गया है। उनके साथ हम लोग थे, मतलब भारत का जब टूरिस्ट यहां आता था तो हम बहुत अच्छे से रह रहे थे, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आप लोगों को यहां पर आंसर कर दिए हैं। तो उम्मीद है कि आप में से कुछ लोग जो इन आंसर्स के लिए मैसेज कर रहे थे, उन्हें कुछ हद तक आंसर्स मिले हों। सर क्या हिंदुस्तान के सभी मुस्लिम देशभक्त हैं? यार सभी शब्द में अपराधी है ना, अपराधी की एक मानसिकता होती है। हां, लेकिन आतंक के केस में जो रिलीजियस बाइगॉटरी है, धार्मिक कट्टरता है, उस धार्मिक कट्टरता को अपराध से अलग रख सकते हो आप। धार्मिक कट्टरता के मामले में जितने दुनिया भर के केसेस आए हैं, और विशेष रूप से कश्मीर में जितने भी आतंकवादी आए हैं, वो सब धर्म के अंदर अगर बात करो तो वो क्यों मुसलमान ही निकल रहे हैं, ये एक बड़ा प्रश्न है ना। तो दो बातें अलग हैं, अपराध अलग है, धार्मिक कट्टरता से आतंक अलग है।
और इन दोनों चीजों को ही हम मिक्स करके एक लाइन में आंसर नहीं कर सकते, है ना। तो ये ऐसे ही क्या हिंदुस्तान के सभी मुस्लिम देशभक्त हैं? तो यार अब्दुल कलाम साहब जो थे वो भी मुस्लिम ही थे ना। तो ये आपको देखना होगा, देश के इतिहास में बहुत से लोग ऐसे रहे हैं बेटा, है ना। धर्म के आधार पर इस चीज के बारे में हम सब भारतीय हैं, और भारतीयता जो है ना, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आप सबको समझने की आवश्यकता है, ठीक है। टूरिज्म बढ़ेगा तो इन लोगों को टेरर फंडिंग भी बढ़ेगा, जो लोग फंडिंग देगा वही सब लोग होटल बना के बैठा है कश्मीर में। सुमन जी, ये एक थॉट है, मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूं। अगर मान लीजिए किसी कारणवश मेरा इंटरनेट चलना बंद हो जाता है, आप सोचकर देखिएगा इस बारे में, फिर मैं आपके साथ आऊंगा। आपका कहना है कि सर टेरर फंडिंग करते हैं ये लोग। सुमन जी, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। मैंने कहा किसी कारण से मेरा इंटरनेट बंद हो जाता है, मेरी लाइट आना बंद हो जाती है, मेरे लिए दिक्कतें होना शुरू हो जाती हैं। ऐसे में मेरे धंधे को ज्यादा नुकसान होगा, या मैं कमा लूंगा और कमा करके 4 देश विरोधी लोग पैदा करूंगा, उससे ज्यादा नुकसान होगा। एक जर्नल साइंस ये रहा है सुमन जी कि जब लोग पैसा कमाने लगते हैं ना, तो वो अपराध स्वतः ही छोड़ने लगते हैं, अनटिल अनलेस अपराध से पैसा ना कमाया हो। अगर उनका पैसा किसी को हफ्ता वसूली कराकर, किसी को धमकाकर कमाने का रहा हो तरीका, तब बात अलग है कि वो उस चीज पर क्या रिएक्ट करते हैं। लेकिन इन जनरल सेंस अगर कोई व्यक्ति मेहनत से पैसा कमाकर काम कर रहा है, तो वो अपने धंधे को बड़ा बनाता है। ऐसे बहुत से दुनिया में उदाहरण हैं जहां जैसे ही व्यापार व्यवसाय पहुंचा, वो सब चीजें नॉर्मल होकर के काम धंधे में लग गए, अपराध छोड़ करके। हमारा राजस्थान में एक शहर है कोटा, एक टाइम पर वो चाकूबाजी के लिए जाना जाता था, अपराध बहुत था। लेकिन जैसे ही वहां इंडस्ट्रीज गई, कोचिंग इंडस्ट्रीज गई, तो वही सब अपराधी जो कभी चाकू चलाते थे आज ऑटो चलाने लगे, मैस चलाने लगे, हॉस्टल चलाने लगे। तो लोगों का ध्यान काम में निकलने लगता है, ऐसा मैं मतलब आपसे कह सकता हूं। ओम कुमार लिख रहे हैं, सर JNK को सेपरेट कर दें और जम्मू में इलेक्शन करवा दें, कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी बना देना चाहिए, क्योंकि कश्मीरियों के चक्कर में हर जम्मू के लोग क्यों पिसते हैं। बेटा ऐसे तो आप फिर से एक समय याद करिए, पंजाब के अंदर जब एक्सट्रीमिज्म पनपा था, खालिस्तान का जब टाइम आया था, पंजाब की स्थितियां भी बहुत खराब हुई थी, लेकिन सरकारों ने अपने प्रयासों से उन सब चीजों को मैनेज कर लिया था। समझने की आवश्यकता यह है कि मैं अगेन वही कह रहा हूं, आपका हाथ में अगर चोट लगी है तो आप हाथ काट कर नहीं फेंकेंगे, उसे सही करेंगे, उसे सुरक्षित करेंगे, उसे वापस से लेकर आएंगे ताकि वो आपके काम आए, है ना। ये सेंस है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और बने रहिए, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज़ वो एक बार सब्सक्राइब कर लें, है ना। और फ्यूचर में फिर मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, टेक केयर।